नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 जून। आज हम लोग देखेंगे डेली क्विज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस की तरफ से आपके लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करा जा रहा है। यहां पर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। डेट है 18 जून, टाइम है सुबह 11 बजे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस एग्जाम को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए फ्लाई ऐश और प्लास्टिक कचरे का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। ऐसी सामग्री के उपयोग से सड़कों के निर्माण की लागत कम करने में मदद मिलती है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा NH334B, यहां पर 40 किलोमीटर की जो सड़क है ना, इस सड़क को बनाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का और फ्लाई ऐश इनका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट और फ्लाई ऐश जो है, इसका उपयोग अगर सड़क बनाने में हम करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा, प्लस इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया नहीं जाएगा, तो इसकी लागत भी कम आएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट या ऐश की बात करते हैं ना, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि 250 मेट्रिक टन, अगर इतना प्लास्टिक वेस्ट है ना, इससे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की लेंथ की यहां पर रोड आराम से बनाई जा सकती है। कोच्चि का नाम आपने सुना होगा, मुंबई का, कोलकाता का, महाराष्ट्र और नोएडा, ऑलरेडी इन जगह पर वेस्ट प्लास्टिक से रोड का निर्माण किया गया है। अब अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो पहला वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा और दूसरा वाला कथन भी सही हो जाएगा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रवात, हरिकेन, टाइफून और जल निकाय यानी कि वाटर बॉडी जहां से इनकी उत्पत्तियां होती हैं, ये आपके सामने युग्म के तौर पे दे रखे हैं। एक तरफ चक्रवात और एक तरफ जल निकाय। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही हैं। अब जैसा कि आपको पता है, बिपरजॉय साइक्लोन है। चूंकि ये साइक्लोन चर्चा में आया है, तो मेरा प्रयास था कि आपसे साइक्लोन के ऊपर एक प्रश्न पूछूंगा। तो देखिए, जब भी फानी साइक्लोन की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में देखा गया था, तो बंगाल की खाड़ी एकदम सही स्टेटमेंट हो जाएगा। वायु की बात करते हैं तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में देखा गया था, तो अरब सागर भी एकदम सही स्टेटमेंट है। हार्वे जो है, ये अटलांटिक महासागर में देखा गया था। फैलिन की जब बात करते हैं तो फैलिन उड़ीसा के तट पर था, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ना कि अरब सागर में। तो यहां पर होना चाहिए था बंगाल की खाड़ी। तो इसमें से 3 युग्म हमारे एकदम ठीक हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, किस एजेंसी द्वारा माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ, ये रिपोर्ट है, इसको जारी किया जाता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसको माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कहते हैं। इसमें बेसिकली रेमिटेंस यानी कि जो पैसा भारतीयों के द्वारा भारत में भेजा जाता है, जो कहीं पे दूसरी जगह जॉब करते हैं, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो इनफ्लो भारत में होना है ना, ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, बिकॉज OECD जो है, इन देशों की जो इकोनॉमी है वहां पर इतना अर्थव्यवस्था अच्छी है नहीं, रोजगार लोगों को इतना अच्छा मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से इससे आने वाले रेमिटेंस में भी फर्क पड़ेगा। तो अगर माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ की बात करते हैं तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। एक अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश करती है यदि वहां का सकल घरेलू उत्पाद 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए संकुचित हो जाता है। एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक मंदी यानी महामंदी भी इसको कहते हैं, यह तब होती है जब अर्थव्यवस्था एक तिमाही में नकारात्मक विकास दर का अनुभव करती है। हाल ही में यूरोजोन के सभी 20 देश मंदी में प्रवेश कर चुके हैं। कौन से कथन सत्य हैं, इसका पता लगाना है। अब आज के द हिंदू में एक आर्टिकल था, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो यूरोजोन है उसके रिसेशन में जाने के चांसेस हैं, और यूरोजोन के 20 देश ये क्या है, रिसेशन के चंगुल में फंस चुके हैं। जब भी हम लोग रिसेशन यानी कि मंदी की बात करते हैं तो कुछ बेसिक बता देता हूं आपको। 2 लगातार तिमाहियों की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन डाउन होता है, तो जो रोजगार है वो भी डाउन हो जाएगा, डिमांड है वो भी डाउन हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम लोग मंदी कहते हैं। इसी में अगर आप बात करोगे महामंदी की, तो यही मंदी जो है ये अगर 1 वर्ष से ज्यादा समय तक टिकी रहती है तो उसको महामंदी या डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वापस अपने प्रश्न पे आते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था में मंदी प्रवेश करती है जहां का जीडीपी 1 वर्ष या उससे अधिक, ये गलत हो जाएगा। यहां पर 2 लगातार तिमाहियों की बात होती है
दीर्घकालिक मंदी या महामंदी तब होती है जब अर्थव्यवस्था एक तिमाही में नकारात्मक विकास दर का अनुभव करती है। गलत। एक वर्ष से अधिक यदि मंदी रहती है तो उसको आर्थिक दीर्घकालिक मंदी या महामंदी के नाम से जानते हैं। तीसरा वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा क्योंकि न्यूज में इसी चीज की चर्चा हो रही है। तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, पूरा प्रश्न पॉलिटी से है और बेसिक जिसका अच्छा है वो आराम से इस प्रश्न को लगा लेगा। आप लोग लगाने का प्रयास करिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 85 जो है ये अपने आप में ही इसका सॉल्यूशन दे देगा। आर्टिकल 85 में देखिए संसद के जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं इनको अधिकार मिला हुआ है कि जब वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। देखिए ऐसा संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, बिल्कुल सही। कभी 120 दिन होता है, कभी 80 दिन भी किसी किसी वर्ष में होता है, तो ये कोई निश्चित नहीं है। तो ये वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए आज के तथ्य पर नजर डालते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कंसल्ट करके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करने का जो कैलेंडर है उसको निकाल दिया है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये होते क्या हैं। अब देखो आपको याद होगा 2015 के बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो थे वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। बेसिकली होता क्या है इसका बेसिक समझो आप। जब भी जो सरकार होती है ना उसको कभी भी पैसा उधार चाहिए होता है तो वो क्या करेगी, उसके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं इनको निकाल के पैसा मिल जाता है। अगर हमें लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहां पर क्या आते हैं, फिर बॉन्ड्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड बोलते हैं या डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। तो इसी श्रृंखला में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी आता है। अब देखो मान लो मुझे कोई पैसे उधार चाहिए, मेरे को कोई काम है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो मुझे वहां पर कुछ चीजें गिरवी रखवानी पड़ेंगी, ठीक है, फिर उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वैसे ही मान लो कि सरकार को जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से कहता है आप मेरे बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज जो प्रतिभूतियां होती हैं, टी बिल्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इनको जारी कर दो। अब देखो तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको ही समझ में आ गया कि सरकार को पैसे मार्केट से उठाने का एक तरीका है। अब इनका नाम गोल्ड बॉन्ड क्यों है, क्योंकि देखो मान लो एक उदाहरण के तौर पे आज है 15 जून, ठीक है, आज गोल्ड का जो प्राइस था वो था 50,000 रुपए के आसपास। तो मैंने एक बॉन्ड खरीद लिया तो 50,000 रुपए का मेरे को बॉन्ड मिल गया। सरकार के पास ये 50,000 चले गए, मेरे पास सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब देखो इसके फायदे क्या होते हैं। कहीं पर भी मुझे लोन लेने जाना है, ठीक है, तो मैं अगर इसको एज ए कोलेटरल दे दूंगा ना तो आराम से मुझे लोन मिल जाएगा। दूसरा फायदा, अब इसमें सरकार क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो भी देगी, तो 8 वर्षों तक के लिए होता है। अगर बीच में 8 वर्ष से कम में कोई इसको वापस करना चाहता है तो सरकार ले सकती है। तीसरा फायदा क्या है कि 8 वर्षों के बाद सोचिए, जो ये गोल्ड बॉन्ड था मैंने 50,000 का खरीदा था, 8 वर्षों के बाद जो इसका बाजार मूल्य उस टाइम पे होगा ना वही पैसा सरकार हमको अदा करेगी। तो ये भी एक प्रॉफिट वाली बात है। प्लस दूसरा, जब हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो इस पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना वो इस पे माफ हो जाता है। बट इसमें केवल फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं। यहां पर अगर बात करें तो जो जैसे मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, बट वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। दूसरा, इसमें कई लोग इसकी आलोचना करते हैं लॉकिंग टाइम का। लॉकिंग टाइम का मतलब होता है 8 साल के लिए हमारा जो ये पैसा है ये क्या होता है, सरकार के पास चला जाता है। तो ये था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। चलिए आज आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं और दोनों ही प्रश्न आज के द हिंदू विश्लेषण में मैंने आपसे चर्चा भी करी थी। पहला प्रश्न है आईसीडीएस, ये बताइए क्या है, और दूसरा है ट्रांसजेनिक जो फसलें होती हैं ये क्या होती हैं, इनके थोड़े से एग्जाम्पल भी बताइएगा। तो आज के डेली क्विज के सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।